हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के रमेश कुमार जी, जो किन्हीं कारणों से 2010 में पेंशन ऑप्ट नहीं कर पाए, उन्होंने एक लेटर डीएफएस को लिखा। मैंने वो यहाँ भी डाला था और अभी तक वहाँ से कोई जवाब ना आकर के उन्होंने एक लेटर फिर अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा को लिखा कि भाई मुझे पेंशन के लिए कंसिडर किया जाए, क्योंकि इस समय मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मुझे पेंशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। किस लिए? कि मुझे जिंदा रहने के लिए, एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए। और ये जो फैसिलिटीज हैं पेंशन के लिए, एडिक्वेट हेल्थ के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो उनको जो जवाब दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, क्या दिया, और जो जवाब बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया उसके ऊपर रमेश जी को क्या करना है, मैंने उनको वैसे ही बताया और मैं यहाँ सबके लिए बता भी देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये रमेश जी ने मेरे पास भेजा। बैंक ऑफ बड़ौदा रिप्लाइड बाय मेल दैट द पेंशन ऑप्शन इन 2010 वाज एट वन टाइम मेजर। 2010 में एक टाइम का मेजर दे रखा था, 2010 में दिया था। इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन फ्यूचर विल इन्फॉर्म थ्रू द प्रॉपर चैनल। और यदि भविष्य में आता है तो हम आपको बता देंगे। बैंक ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब रमेश चंद जी को यह जवाब मिल गया। अब रमेश चंद जी क्या करें? घर बैठ जाएं, कोर्ट में केस करें, दोबारा लेटर लिखें, यूनियन के नेताओं के जाकर के पैर पकड़ें, उनसे रिक्वेस्ट करें, क्या करें और क्या नहीं करें? मैं रमेश चंद जी को बताना चाहता हूं, रमेश जी, आप 2010 में पेंशन नहीं ले पाए, उसका रीजन प्रमुख आपके कारण यह था कि इन्होंने 2010 में जो पैसा लिया था उस पैसे की आप व्यवस्था नहीं कर पाए। यानी उस पैसे की व्यवस्था न कर पाना आपका पेंशन नहीं ले पाना एक कारण था। यानी आपको पेंशन लेने से रोका किसने? इन्होंने जो 2010 में जो रिवाइज बेसिक पे का 2.85% जो पैसा लिया था उसने आपको रोका। अब उस पैसे को तो आप ये ले नहीं सकते। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लीगल इंटरप्रिटेशन करके बता दिया कि एक्चुअल कैलकुलेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा फंड का, और जो भी कमी बीसी होगी वो बैंक देगा, न कि आप एम्प्लॉय से लेंगे। इसकी अवहेलना करते हुए, यानी 1995 के रेगुलेशन 11 की अवहेलना करते हुए इन्होंने पैसा लिया, जो एक अनलॉफुल एक्टिविटी थी। अब ये सारा मामला सेट हो गया। अब मैं रमेश जी आपको बताना चाहता हूं, आपका जो केस है, आप पेंशन नहीं ले पाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी स्टेटस क्या है। क्या ये कोई ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या ये जो डेफिनेशन है, जो आर्टिकल 12 है उसके अनुसार क्या स्टेट्स की परिभाषा में आता है? क्यों आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो ऐसे राइट्स हैं कि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है आप आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से और आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट से इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल 12 में दे रखा है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द state include the government and the parliament of India and the government and the legislature each of states and all local and other autonomous within the territory of India under the control of the government। यानी इस परिभाषा के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टेट है। अब इस स्टेट का काम बनता है ये आर्टिकल 21 की ये रक्षा करें। यदि आर्टिकल 21 की अवहेलना हो रही है तो इनके खिलाफ आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हो, और इसकी सुनवाई तुरंत स्पीडी उससे होगी। ये कोई कोर्ट का केस नहीं है। अब आप वकील से पूछिए कि इसमें PIL डालूं या मैं सीधा ही अपना राइट का हनन हुआ है, फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, कौन से? आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 का हनन हुआ है। इसकी रक्षा के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 का मजा लें, या फिर आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो।
और पहले हम ये देखेंगे जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहती है। ये कहती है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी से और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है कोई उसको छीन नहीं सकता, केवल और केवल यदि लॉ उसको एस्टेब्लिश करता है तब छीन सकते। तो किसी को मृत्युदंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि आईपीसी में उसका मृत्युदंड का प्रावधान है। किसके लिए? ऑफेंसेज के लिए। अदरवाइज कोई किसी को छीन नहीं सकता, किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकता, किसी को सजा नहीं दे सकता, किसी को फाइन नहीं करता, इम्प्रिजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो ऑफेंस है उस ऑफेंस के बदले में कोई लॉ है वेल एस्टेब्लिश, उसको ध्यान में रखते हुए वो काम किया जाता है। आप नहीं कर सकते हो। अब जब ये मैंने वहां से नहीं लिया है, ये पार्ट 3 जो लिया है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। आर्टिकल 21 मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया हुआ है और इसके कुछ एक्सपेंसिव मीनिंग्स हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही हैं और उसको मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। रमेश चंद्र जी ध्यान से देख लेना। आर्टिकल 21 इन इट्स एक्सपेंसिव मीनिंग, जब आप आर्टिकल को पढ़ते हो, लीगल इंटरप्रिटेशन करते हो तो इसका बहुत वाइड मीनिंग हो जाता है। एनकम्पासेज वेरियस राइट्स ऑफ एल्डरली पर्सन्स और सीनियर सिटीजन्स सच एज राइट टू डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एडिक्वेट पेंशन एंड राइट टू शेल्टर। 4 चीज़ों को बताया। सीनियर सिटीजन्स हों या एल्डरली पीपल हों, उनको राइट टू पेंशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू डिग्निटी है और राइट टू क्या नाम है उनका, शेल्टर है। आपको पेंशन नहीं मिलती है यानी आपका राइट टू हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, राइट टू पेंशन डिस्टर्ब हो रहा है, राइट टू शेल्टर डिस्टर्ब हो रहा है, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, यानी आपका केस 100% इसमें फल होता है। आगे Thus a continuing mandamus is required to be issued in present case। अब यह किसी केस के संबंध में था। As it is well recognized practice for enforcing social justice postulated by preamble, directions thus issued for enforcement of said rights in statutory rights under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 and other welfare schemes। उसके अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने ये कहा है, यानी इन्होंने बता दिया कि रमेश चंद्र जी आपका केस 100% आर्टिकल 21 में फॉल होता है, क्योंकि आप पेंशन नहीं ले पाए केवल और केवल क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए जो पैसा मांगा गया उस पैसे ने आपको इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से रोका। यदि ये पैसा नहीं लेते तो शायद ये नहीं होता। आप इसमें आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट में आप अपना केस डालें क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, जैसे ही आप केस डालोगे इसकी स्पीडी सुनवाई होगी, फिर केस आपके फेवर में जाएगा, वो रोक नहीं सकता इसको। और इन्होंने जो 2010 में इलीगल रिकवरी की है पैसे का अवहेलना करते हुए 1995 के पेंशन रेगुलेशन का 11 की अवहेलना करते इन्होंने जो पैसा कलेक्ट किया है उस पैसे का भुगतान भी दूसरे लोगों को होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा जिसको भी पेंशन नहीं मिल रही है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है पेंशन लेने का, और जिन जिन लोगों को ये जो इलीगल रिकवरी थी ऑफिसर एम्प्लॉय से 2010 में ली गई थी, ये कारण है, इसी से रोका था, इसी कारण लोगों को नहीं पाए, पैसा नहीं था उनके पास, और इस कारण से आर्टिकल 21 का हनन हुआ। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो पैसा लिया 2010 में इलीगली ऑफिसर एम्प्लॉय से, उसने आपके आर्टिकल 21 को आघात पहुंचाया। और आर्टिकल 21 का मतलब आपके हेल्थ को, आपके एजुकेशन के, आपके लाइफ को और आपकी पेंशन को, सबको आघात पहुंचाया। केवल और केवल किसने? इन लोगों ने रेगुलेशन 11 जो BPPR 995 का केस है उसकी इन्होंने अवहेलना की। कोर्ट जब इसको सेट राइट करेगा, इसलिए कोर्ट इनको आदेश देगा कि इनको पेंशन में विकल्प दिया जाए, और ये जो आपने अनलॉफुल रिकवरी की है इसको मतलब बाईपास करते हुए, और कोर्ट तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा केस रमेश जी आपका
आर्टिकल 21 में फॉल होता है। यदि इनका ये प्रेशर नहीं होता भैया पैसा जमा कराओ, क्यों आपके पास पैसा नहीं था उस समय, तो आप पेंशन अपडेशन या पेंशन का विकल्प कर लेते हैं। आज जो आपकी परिस्थिति है ये नहीं होती। अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि आपकी जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, इस फंडामेंटल राइट के वायलेशन को प्रोटेक्शन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत जाएं और अपना फंडामेंटल राइट को ठीक कराएं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।